नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो सीधे चलते हैं भोपाल, जहां हमारी सहयोगी शिफाली पांडे मौजूद हैं। ओवर टू यू शिफाली। नमस्कार, मैं हूं शिफाली और वाकई इसे कांग्रेस का हौसला ही कहा जाएगा कि जिस वक्त में कांग्रेस के एक के बाद एक विधायक, पिछले 2 हफ्तों के अगर हम बात करें तो एक के बाद एक विधायक टूट रहे हैं कांग्रेस से, और उस वक्त पार्टी जिताऊ उम्मीदवारों की सूची को फाइनल टच दे रही है। मुझे लगता है कि इसके पहले कांग्रेस को जरूरत है ये एक सर्वे और कराने की कि आखिर कहां कितनी और टूट हो सकती है। तो आज पीसीसी मुख्यालय से निकली सबसे बड़ी खबर कि जो 24 सीटों पर सर्वे कराया था कांग्रेस ने, उसकी फाइनल सूची तैयार हो गई है। 2 से 3 नामों का पैनल तैयार हो चुका है। इस पर बहस करेंगे हम, लेकिन उसके पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद उपचुनाव की बढ़ती सीटों के बाद कांग्रेस की सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट आ गई है। सर्वे रिपोर्ट उपचुनाव वाली 24 सीटों की है। हालांकि 24 सीटों की सर्वे रिपोर्ट आने तक आंकड़ा 26 तक पहुंच गया है। हर सीट पर 2 से 3 नामों का पैनल तैयार हुआ है, लेकिन ये लिस्ट आखिरी नहीं। अब इन 3 नामों में मंथन के बाद पार्टी किसी एक नाम पर मुहर लगाएगी। अध्यक्ष जी ने सर्वे कराया है, जैसे ही चुनाव घोषित होगा टिकटों की घोषणा कर दी जाएगी। सर्वे हो चुके हैं सर? हाँ, सर्वे की रिपोर्ट सब अध्यक्ष जी के पास आई है और अलग अलग लोगों से भी राय ली जा रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, हमारे प्रभारी जो उस क्षेत्र के हैं उनसे, वरिष्ठ नेताओं से, सबसे राय लेके अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और फिर तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष जी को है और वो कांग्रेस हाईकमान से अनुमति लेकर रिलीज कर देंगे। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के लिए बड़ी चिंता ग्वालियर चंबल की 16 सीटें हैं, जहां कांग्रेस विधायकों के दल बदल लेने से पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके की 34 में से 26 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और ज्यादातर विधायक सिंधिया के प्रभाव वाले थे। हालांकि कांग्रेस में टूट का सिलसिला ग्वालियर चंबल से आगे बढ़कर बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़ तक पहुंच रहा है। बीजेपी तंज कस रही है कि सर्वे कहां-कहां कराएंगे। कांग्रेस में जो विधानसभा के उपचुनाव होने को लेकर सर्वे किए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, ये केवल एक दूसरे के ग्रुप को निपटाने की कवायद है। कब कब सर्वे कराओगे? ये तो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। संख्या 26 पर पहुंच गई और इनको पता ही नहीं है कि दक्षिण में कराएं सर्वे, कि उत्तर में कराएं, पूर्व में कराएं कि पश्चिम में कराएं। तो बची हुई जो सीटें हैं उसमें किस पर सर्वे कराएं, इसलिए भरोसे का संकट कांग्रेस के भीतर भी है। आने वाले समय में ये दुर्दशा कांग्रेस की और भीषण होने वाली है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ की बड़ी काबिलियत उम्मीदवार का चुनाव था। क्या ये सर्वे जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में कारगर होगा? लगातार टूट रहे विधायकों के माहौल में कांग्रेस के लिए जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में भी ढूंढते रह जाओगे के हालात हैं। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। कांग्रेस से प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ होंगे और बीजेपी से प्रवक्ता राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे साथ हैं कांग्रेस बीट, लंबे समय से कांग्रेस बीट कवर कर रहे हैं हमारे संवाददाता अनुराग। पहले अनुराग, आपसे ही जानना चाहूंगी कि सर्वे किस आधार पर किया गया है? क्या जनता के बीच गए हैं या कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की गई है? क्योंकि कांग्रेस का जो चलन रहा है, यहाँ तो किलेदारों की मोहर पर नाम तय होते हैं। तो आपकी जो जानकारी है उसके मुताबिक ये नाम आए किस तरह से हैं? देखिए शिवाली जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 2018 के चुनाव से पहले सर्वे कराया था और वो सर्वे कांग्रेस पार्टी के काम भी आया था, क्योंकि सत्ता की कुर्सी तक वो पहुंच गई थी और बीजेपी को आंकड़ों में उसने कहीं पीछे छोड़ दिया था। वही फार्मूला इस बार भी उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी आजमाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उसी फार्मूले के तहत इस बार भी निजी एजेंसियों के जरिए सर्वे कराने का काम किया है। सभी 24 सीटों को लेकर ये सर्वे हुआ है। एक बात अलग ये जरूर है कि जब 24 सीटों पर सर्वे का काम कांग्रेस पार्टी करा रही थी तब एक 25वीं सीट खाली हो गई, 26 हो गई, अब तक 26 और हो गई। अब हाँ उसके बाद 26वीं सीट खाली हो गई और अब जो है
फोकस दोनों तरफ हो रहा है। एक तरफ तो जो उम्मीदवारों के नाम सर्वे में निकल कर आए उसको लेकर तो मंथन किया जा रहा है, लेकिन जो बाकी बची सीटें हैं कहीं ऐसा ना हो कि एक सीट और इजाफा हो जाए और कांग्रेस पार्टी को फिर सर्वे में जाना पड़े, क्योंकि 24 के अलावा 2 सीटों पर तो कांग्रेस पार्टी को सर्वे कराना ही होगा। तो ऐसे में दोनों तरफ फोकस किया जा रहा है। और सबसे अहम ये है कि 16 सीटों को लेकर जिस तरीके से आपने सवाल किया, जातीय समीकरण किस तरीके के हैं, किस विधानसभा सीट पर कितने वोटर किस जाति के हैं, कौन वहां पर जिताऊ उम्मीदवार हो सकता है, जनता के बीच उसकी पेट किस तरीके से, पिछले चुनाव में वो कहाँ लड़ा था, और सबसे जो बड़ा पैमाना है वो कि बीजेपी का कहीं वो कार्यकर्ता ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस के पार्टी के लिए इसी को लेकर है कि वो कहीं कांग्रेस ने उसको टिकट दिया और वो दल बदल करके बीजेपी में शामिल हो गया। ये एक बड़ी चुनौती। कम से कम सिंधिया समर्थक जो 16 सीटें हैं वहां तो ये फिक्र है ही। मैं सीधे रुख करूंगी कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी का। गुप्ता जी, 2018 का जो विधानसभा चुनाव हमने देखा, वहां पर आपकी कुशलता, कांग्रेस की कुशलता इसी में थी कि उम्मीदवार का चयन बहुत बेहतरीन था, लेकिन बड़ी खेप अभी उसमें से निकल गई है। और कांग्रेस की जो परंपरा रही है उसमें ये होता है कि किलेदार की मोहर लगती है और नाम फाइनल होते हैं। तो इस बार जो है ये जो सर्वे रिपोर्ट है, इन 3 नामों में से जो फाइनल नाम होगा वो किलेदार की मोहर पर होगा या सर्वे की रिपोर्ट पर होगा? भूपेंद्र जी। देखिए, जिन उम्मीदवारों की आप ग्वालियर में चर्चा कर रही हैं, ये उम्मीदवार जो है ये सर्वे से नहीं निकले थे, ये सब किलेदार की मोहर से निकले थे। तो किलेदार के लोग किलेदार के साथ चले गए, और जो लोग सर्वे से जो है पार्टी में सामने आए थे वो लोग अभी पार्टी के साथ हैं और पार्टी के साथ रहेंगे। और ये सर्वेक्षण की जो हमारी नई विधा है उसके माध्यम से हम जो उसमें हमारा उसके बाद हम लोग जो उसका परीक्षण जिस तरीके से करते हैं, उस परीक्षण के बाद ये परिस्थिति सामने आ जाएगी। और जो किलेदार वहाँ गए हैं, जो टेंशन खरीदा है भारतीय जनता पार्टी ने पैसों से, उस टेंशन को वो संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए नई खरीदारी चालू हुई है कि उनके तनाव से मुक्ति पाने के लिए ये नई खरीदारी शुरू हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनाने का संघर्ष नहीं कर रही है, सरकार बचाने का संघर्ष कर रही है। और ये दुर्भाग्य है कि एक पार्टी केवल सत्ता से चिपके रहने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों की पूरी निरीह हत्या करके किसी भी तरह से टिके रहना चाहती है। आज कोरोना काल के जो 3 महीने हैं, इसमें जनता की सेवा करने की बजाय, जनता की रक्षा करने की बजाय ये पूरी सरकार लूट खसोट में लगी रही और जनता के धन से ही जनता के लोगों को खरीदने का काम में लगी हुई है। राकेश शर्मा जी, आपसे इस पे जवाब चाहेंगे। जिस तरह का आरोप भूपेंद्र गुप्ता जी लगा रहे हैं, सौदेबाजी का आरोप लगा रहे हैं कि वो खत्म ही नहीं हो रही, सरकार बन जाने के बाद भी सिलसिला जारी है। देखिए, कांग्रेस के नेता हो चाहे प्रवक्ता हो, जिस तरह से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है उसी तरह से कांग्रेस के नेताओं और प्रवक्ताओं की हालत हो गई है। उनके पास न कुछ बोलने के लिए न कुछ समझाने के लिए है, क्योंकि जिस विषय पे वो बात करते हैं आधे घंटे बाद वो विषय बदल जाता है। अभी हम 26 सीटों पे चुनाव की बात कर रहे हैं, सर्वे की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस सर्वे कर रही है, और हो सकता है कि 2-3 घंटे में 27 सीट सामने कोई ऐसी आ जाए जहां पे कांग्रेस का विधायक कांग्रेस का दामन छोड़ के किसी और दल में शामिल हो जाए। सबसे बड़ी बात यह सामने निकल के आ रही है कि कांग्रेस के नेता ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि भानुमति से अपना कन्वा क्यों नहीं संभालते बन रही है। आज स्थिति यह हो गई है कि सबसे दुखद स्थिति यह है कि उमंग सिंगार जी का ट्वीट देख लीजिए, बड़ी गहरी बात उनने बोली कि अभी किसी को अपने आप को नेता घोषित करने की जरूरत नहीं, पहले पार्टी की चिंता करें। दुखद स्थिति यह है कि कमलनाथ जी तो प्रदेश अध्यक्ष वही बनेंगे, मुख्यमंत्री की बात आएगी तो कमलनाथ बनेंगे, नेता प्रतिपक्ष की बात आएगी तो कमलनाथ बनेंगे। तो ये जो जैविक पार्टी हो गई है, एक परिवार की पार्टी हो गई, अपनी डपली अपना राग की पार्टी हो गई है, सिर्फ अपने खाने की चिंता जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, कहीं ना कहीं घुटन कांग्रेस के नेताओं को हो रही है। कांग्रेस के विद्वान साथी कोरोना की बात करते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मध्य प्रदेश में कोरोना का प्रवेश, राकेश जी आप राकेश जी, मेरा सवाल आपसे यह है उमंग सिंगार का, चूंकि आपने उमंग सिंगार का आपने जिक्र किया, संगठन की आपने बात की, ये बेशक कांग्रेस का संगठन ही सबसे बड़ा सवाल रहा है लंबे समय तक, लेकिन सवाल अब बीजेपी के संगठन पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिनको आप दामाद बनाकर फूल मालाएं पहनाकर ला रहे हैं
पार्टी का कार्यकर्ता क्या उन्हें एक्सेप्ट कर रहा है? वो उन्हें भी दामाद की तरह देख रहा है और दामाद ससुराल में बहुत लंबे वक्त तक एक्सेप्ट नहीं किया जाता। देखिए, हम किसी को भी दामाद की तरह शामिल नहीं कर रहे। हम तो एक नई बहू जैसे किसी परिवार में आती है, और जब वो शुरुआत में परिवार में आती है तो पड़ोसी हो चाहे अन्य लोग ये कमेंट्स करते हैं कि वहां जहां पे जा रही है अच्छी जगह शादी हो गई है कि नहीं हुई है, पति कैसा मिलेगा, सास कैसी मिलेगी, ससुर कैसे मिलेंगे। और वो जो नई बहू एक बार समय ऐसा आता है कि वो पूरा परिवार वही बहू संभालती है। तो आज हमारे परिवार में जो लोग शामिल हुए हैं वो हमारे परिवार के अंग हो गए। ये तो कांग्रेस बताए ना कि चौधरी राकेश सिंह जी कितने दिन से कांग्रेस का दरवाजा तक खटखटा रहे हैं, और दिग्विजय सिंह जी हो चाहे राहुल भैया हो चाहे गोविंद सिंह हो, वो लगातार कह रहे हैं कि हम इनको पार्टी में नहीं आने देंगे। वो पूछते हैं कि ये दिग्विजय सिंह जी कौन है। मैं तो एक बात बता रहा हूं कि कांग्रेस के खेमे में जो इतनी घबराहट है, कांग्रेस के खेमे में ये टूट है। बार बार कांग्रेस का हर नेता कहता है कि हमारे विधायक बिक रहे हैं। अरे भैया, आपके विधायक बिक रहे हैं, कीमत बता दो या कोई सबूत बता दो। ना सबूत बताते हैं ना कीमत बताते हैं। भूपेन गुप्ता जी से जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, भूपेन गुप्ता जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, भूपेन गुप्ता जी से जवाब ले लेते हैं। राकेश शर्मा जी जो आरोप लगा रहे हैं भूपेन गुप्ता जी कि वहां तो कार्यकर्ता का भी स्वागत है, विधायक का भी स्वागत है, नेता का भी स्वागत है। 16 सीटों पर तो ये हुआ, जैसा खुद आपने भी कहा कि किलेदार के साथ भीड़ चली गई है पूरी। तो जब कांग्रेस की बात आ रही है, चौधरी राकेश सिंह का जिक्र आया, क्यों उनको देहरी के भीतर नहीं किया जा रहा? ये पहले तो आप एक शब्द कम कर लेंगे, हमारी भीड़ हमने पूरी नहीं कहा। तो उनके साथ जो है कोई नहीं गया है, पार्टी पूरी हमारे साथ खड़ी हुई है। उनके साथ वही लोग गए जो किलेदार के गुलाम थे, वो चले गए हैं। दूसरी चीज़, अभी जो है बहुत बड़ी बात कही इन राकेश शर्मा जी ने, गलती से बोल गए होंगे ये कि ये एक नई बहू लेकर आए हैं और ये नई परंपरा की बहू है जिसकी सास जो है पैर दबा रही है, और पूरी जो है बहू ने जो जो कहा वो सास को करना पड़ा है। और सास की हालत ये हो गई है कि दरवाजे दरवाजे भीख मांगती फिर रही वो बहू को खुश करने के लिए। ये नई बहू का चलन जो है भारतीय जनता पार्टी में नया शुरू हुआ है, इसकी इनको जो है सफाई देनी चाहिए, इनकी बारे में सोचना चाहिए। और जो ये उमंग सिंगार का जो है इनकी आंखें भी दृष्टि दोष है। उमंग सिंगार का तो ये पढ़ लेते हैं ट्वीट, इनको जो है पवैया का ट्वीट पढ़ने में नहीं आता, इनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इनको जो है बिश्नोई का ट्वीट पढ़ने में नहीं आता, इनको लगता है वो उर्दू में लिखा गया है। तो ये जो आँख के अंधे लोग हैं, जिनको अपने अंदर की राजनीति नहीं दिख रही हो, ये दूसरे की खिड़कियों पे झांकते फिर रहे हैं, ये इनसे सवाल करिए कि ये बहू के पैर दबाती क्यों फिर रही है सास। ये समझाएं जरा इस प्रदेश की जनता को। पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि सास जो है रोटियां बना रही है, मरी जा रही है, वो कह रही है कि ये क्या बना के कचरा दे दिया, और उसके पास चक्कर लगा रहे हैं। और ये खुद ही राकेश शर्मा चक्कर लगा रहे हैं, और इनकी भी हालत पतली होने वाली है कि अब ये अगर एक नया प्रवक्ता आ गया है बहू की तरफ से, तो भैया की भी जो है कुर्सी हिल जाएगी। तो इन्हें इसकी चिंता करनी चाहिए कि बहू के लोगों से ये उतनी मोहब्बत करें जितनी मोहब्बत में जो है सास कम से कम जो है खटिया पे बैठी रहे। राकेश जी, कमेंट चाहेंगे आपका। और कई बुजुर्ग भी तो इन नई बहुओं से नाराज नहीं हो गए बीजेपी के? देखिए, दुखद स्थिति तो यह है ना कि कांग्रेस के लोग अपने लोगों को बिका हुआ घोषित कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि केंद्र में जब नरसिंह राव सरकार जाने वाली थी तो किस तरह से सांसद कांग्रेस ने खरीदे थे, और उस समय कमलनाथ जी वहाँ पे वरिष्ठ नेता थे। तो ये एक उद्योगपति हैं, तो जो उद्योगपति है जिसने सांसदों को खरीदा, जिनने सांसदों को खरीद के सरकार बचाई, उनको हर चीज़ बिकी हुई देखती है। पर यह नहीं कहेंगे कि 15 माह में हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। और विधायकों में इसलिए घबराहट हो गई है कि 15 माह तक तो हम जनता को कोई जवाब दे नहीं पाए कि हमने 2 लाख का किसान का कर्ज क्यों नहीं माफ किया, 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया, 51,000 रुपए जो कन्या विवाह के क्यों नहीं दे पाए। बिल्कुल राकेश जी, 15 महीने और 15 साल का चुनाव होगा, ये जो 26 सीटों का चुनाव होगा। राकेश जी, इस बीच में अनुराग से ये जानना चाहूंगी कि अनुराग, आज पीसीसी से जो दूसरी बड़ी खबर है वो उमंग सिंगार का ट्वीट है। एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं वो लगातार, और फोकस ये कर रहे हैं कि संगठन पर ध्यान नहीं है। तो जिस तरह से सर्वे हो रहे हैं जिताऊ उम्मीदवार के, वो जिताऊ बनेगा कैसे अगर पार्टी मजबूत नहीं होगी? तो बिल्कुल शेफाली, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि कांग्रेस पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करने की चुनौती है, और इसी मुद्दे को लगातार जो है पार्टी नेता उठाते रहे।
उमंग सिंगार ने भी ट्वीट करके इसको अब बयां किया है, क्योंकि पार्टी का दर्द इसी बात को लेकर है कि पार्टी व्यक्तियों की पार्टी तक होकर सीमित रह गई है, बड़े नेताओं तक सीमित होकर रह गई है। कहा जाता है कि ऊपर तक तो सब ठीक ठाक नजर आता है, लेकिन निचले स्तर पर पार्टी का संगठन बेहद ही कमजोर है। और अब चूंकि उपचुनाव होना है, तो ऐसे में उसी संगठन के बूते और कार्यकर्ता के जरिए ही कांग्रेस पार्टी उपचुनाव के मैदान में जाएगी। तो चुनौती वही है जिसको बयां उमंग सिंगार कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा इस बात को भी वो जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन इशारा वही पार्टी के नेताओं की तरफ है, चाहे वो दिग्विजय सिंह पर बोलकर पहले भी हल्ला मचा चुके हैं। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह उनके निशाने पर हमेशा रहते हैं। हालांकि वो इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि जो पुराना मुद्दा था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि राजशाही और सामंतशाही से पार्टी को बाहर निकलना होगा और जो पार्टी कार्यकर्ता है उसकी पूछ परख करना होगी। शायद यही दर्द उमंग सिंगार का ही नहीं बल्कि पार्टी के हर एक कार्यकर्ता है कि निचले स्तर पर उनकी पूछ परख हो। जो तमाम तरह के सर्वे होते हैं या तमाम तरह की बातें की जाती हैं, ऊपरी स्तर पर सब चर्चाएं हो रही हैं, नीचे कार्यकर्ता की पूछ परख पार्टी के अंदर नहीं हो रही, और शायद यही खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस के संगठन पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, लेकिन चुनौती राकेश शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है कि बीजेपी के लिए भी इस बार कम नहीं है। 26 सीटों पर प्रोडक्ट तैयार होकर तो आपको मिल चुका है, लेकिन जिन्हें बाजार तैयार करना है, जिन्हें इश्तिहार छपवाने हैं, जिन्हें मैदान में जाकर घर घर माहौल बनाना है, वो कार्यकर्ता अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पाया, क्योंकि 1.5-2 साल पहले तक वो जिनके खिलाफ खड़ा था उनके पीछे नारेबाजी करनी है, तो इतना आसान नहीं है। सांची विधानसभा सीट से भी इस तरह की खबरें आई कि वहां मंडल स्तर का, बूथ लेवल का कार्यकर्ता जो आपकी बहुत बड़ी ताकत कहा जाता है, वो नाराज चल रहा है, तो इसे किस तरह से संभालेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में कोई नाराज नहीं है। आपके ही चैनल पे लगातार चलता है कि पूरे 24 स्थानों पर वर्चुअल रैली भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। आधे से ज्यादा स्थानों पर हमारी वर्चुअल रैली हो गई, उसमें हमारा जिला अध्यक्ष से लेके, मंडल अध्यक्ष से लेके, बूथ अध्यक्ष से लेके और एक एक कार्यकर्ता सीधा जुड़ा रहता है। माननीय मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में रहते हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी रहते हैं, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी रहते हैं, सिंधिया जी उसमें शामिल रहते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी शामिल रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो हर नेता वर्चुअल रैली में लगा हुआ है, और कांग्रेस के नेता कार्यालय में बैठकर अपने विधायकों की गिनती लगाते हैं रोज सुबह कि आज कितने कम हुए, समय हमारे पास कितने बचे। राकेश जी, समय हमारे पास कम है। भूपेंद्र गुप्ता जी से जान लेते हैं कि वर्चुअल और एक्चुअल रैली जो है, अब चूंकि कोरोना का काल है तो वर्चुअल रैली का ट्रेंड है, लेकिन वर्चुअल और एक्चुअल रैली का क्या फर्क होता है, ये भूपेंद्र जी हमें बेहतर बता सकते हैं। और क्या बगैर फीडबैक के माना जाए कि वर्चुअल रैलियां कामयाब हो रही हैं? ये इतना बड़ा फ्रॉड और फर्जीवाड़ा है गुप्ता जी कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकती। इनने दावा किया, इनके अध्यक्ष ने बयान दिया है कि इनकी वर्चुअल रैली में नड्डा जी की 1 करोड़ लोग शामिल थे। आप बीजेपी की वेबसाइट पे जाइए, उसमें वेबसाइट में लिखा हुआ है कि 9 लाख लोग उसमें कुल जुड़े हैं, और इनके 2 करोड़ जो है वह मेंबर है मध्य प्रदेश में। जब मध्य प्रदेश का जो है 5% सदस्य भी इनकी वर्चुअल रैली से नहीं जुड़ रहा है, घर बैठे जिसको जुड़ना है, तो ये कितनी बड़ी फ्रॉडगिरी और जनता को कितना उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन जो एक्चुअल रैली है वो तो एक्चुअल में दिख रही है, जनता को दिख रही है, जनता उसमें पार्टिसिपेट कर रही है और हम उसके साथ खड़े हुए हैं। ये सवाल जो है ये बड़ा सवाल है, और आप जब कहें मैं आपको डाटा दे दूंगा, इनकी वेबसाइट पे डला हुआ है। ये तो फर्जीवाड़ा चूंकि रट के आते हैं तो वही बोलते जाते हैं। इनके अध्यक्ष से लेकर सारे लोग 1 करोड़ का फर्जीवाड़ा चला रहे, 9 लाख लोगों ने रैली अटेंड नहीं की। इनकी जो है सारी रैलियों के आंकड़े हमारे पास हैं, कोई 6 लाख थे, किसी में संक्षेप में राकेश जी, बहुत कम समय हमारे पास, संक्षेप में आपका जवाब चाहेंगे इस पर। संक्षेप में राकेश जी आपका जवाब। देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने एक गाइडलाइन जारी की है कि 10 साल का बच्चा और बुजुर्ग व्यक्तियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो कमलनाथ जी ने अभी उज्जैन गए, वहां पे रैली करी, मंच पे जिला अध्यक्ष से लेकर 8 पदाधिकारी कोरोना पीड़ित निकले, उसमें जिनको कोरोना हुआ है। जनता में जो 500-700 लोग थे वो एक दूसरे से सट के खड़े थे, उसमें कम से कम 50 लोगों को कोरोना निकला है। ये तो कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं, और हम वर्चुअल रैली करके कार्यकर्ता और बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत शुक्रिया। हमारे पास समय की किल्लत है, समय कम है। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।